नमस्कार, मैं हूँ राजदीप और आप मेरे साथ देख रहे हैं कैलकॉलिंग नेशनल। आज हमारे साथ जुड़ी हैं बंगाल के बीजेवाईएम वाइस प्रेसिडेंट प्रियंका टिब्रेवाल। वो एक एडवोकेट भी हैं और बंगाल में पोस्ट पोल वायलेंस के लिए हाई कोर्ट में वो पिटिशन भी दाखिल किए हैं, वो लड़ रहे हैं सामने से। प्रियंका जी, आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। प्रियंका जी, कोर्ट का जो राय आए हैं एनएचआरसी रिपोर्ट के ऊपर, उस राय के लिए आप क्या बोलेंगी? देखिए, बहुत ही ऐतिहासिक राय है। मैंने बहुत कम ऐसा देखा है कि सारे के सारे जो जजेस थे उनका सबका एक ही डिसीजन है, यूनानिमस डिसीजन आया। एक वर्डिक्ट जो है, ये बहुत ही जबरदस्त जजमेंट है जिससे पश्चिम बंगाल के जो लोग हैं और जिस सिचुएशन का सामना वो कर रहे थे, तो उनको उस सिचुएशन से बाहर निकालने में ये जजमेंट बहुत बहुत मदद करेगा। प्रियंका जी, एक बहुत बहुत ही गंभीर शिकायत अपने दर्ज किए हैं कि जो रेप विक्टिम्स हैं उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश किया जा रहा है। आपने एसपी बीरभूम को भी मेल किए, मैंने देखा, आपका वो पोस्ट भी देखा और वो मेल का भी कॉपी हमने देखा, हमारे पास आए हैं। अभी बंगाल का हालत क्या है? देखिए, मैंने तो शुरू दिन से कहा है, और ये मेरा इल्जाम जो है वो सिर्फ इल्जाम नहीं था, ये तो साबित हो गया ये कि ये बात सच थी। क्योंकि पुलिस की जो भूमिका रही है वो टीएमसी के कैडर के जैसे उन्होंने बिहेव किया। सिर्फ यही नहीं, टीएमसी के गुंडों की तरह उन्होंने बिहेव किया। आम जनता को डराया है, धमकाया है, और अभी भी उन्हें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। जब देखिए, एक पुलिस ऑफिसर की मौजूदगी में उन्हें उठा करके महिला को, विक्टिम को गुंडों के पास ले जाया जाता है और कहा जाता है कि रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तुम्हारी, हंसते हुए ये बात रिकॉर्ड करो कि तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं हुआ, और जबकि वो एक गैंग रेप की शिकार है, गैंग रेप की विक्टिम है। तो वैसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे पुलिस के लिए? इसीलिए मैंने एकदम ओपनली एसपी को फोन किया, उनको लिखा कि उसको आप सिक्योरिटी प्रोवाइड करिए, उसको अगर कुछ भी होता है तो ये पूरी जिम्मेदारी आपकी है, ताकि ये सारी बातें जो है कोर्ट के समक्ष आ सके। तो सिचुएशन ऐसी ही है। पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो सीबीआई के पास नहीं है। थोड़ा है जो रेप्स हैं, मर्डर्स है, वो सीबीआई के पास है, लेकिन जो एसआईटी गठन किया गया है वो जो तोड़फोड़ हुआ है, घर से जो बेघर हैं उनके लिए किया है। तो क्या आप ये मानती हैं कि आगे आने वाले जो दिनों में जो प्रोसेस होगा वो सही होगा, वो बिना पक्षपात के होगा? देखिए, पूरा कोर्ट की उसके ऊपर नजर है, कोर्ट उसे मॉनिटर कर रहा है। और अगर कोई ये सोचता है कि वो किसी भी तरह का कुछ भी गड़बड़ घोटाला कर सकता है, तो हमारे जैसे लोग खड़े ही हैं। तो मैं एकदम तो तब तक चैन की सांस नहीं लूंगी जब तक इन लोगों को सजा नहीं हो जाती है। एकदम। और एक बात और एक सवाल खास करके कि हम देखे हैं कि जब भी बंगाल के वायलेंस हुए हैं, पोस्टफोल वायलेंस हुए हैं, उसी वक्त बंगाल की जो नए चुने सरकार है उनको सब बधाई दे रहे थे, लेकिन बंगाल के जो वायलेंस उसके बारे में एक ऐसी लॉबी है देश में, वो कोई बात ही नहीं कर रहा था। और खास करके ये जो अत्याचार हुआ है, जो अभी कोर्ट ने भी माना है कि अत्याचार हुआ है, क्योंकि अगर ना होता तो कोर्ट तो राय नहीं देता इसके ऊपर। तो एक लॉबी है, पूरा साइलेंट था। और अभी वो लॉबी 2024 के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एक शब्द भी बंगाल वायलेंस के ऊपर नहीं हुआ। हालांकि अत्याचार सिर्फ बीजेपी के ऊपर नहीं हुआ है, संयुक्त मोर्चा जो थे, लेफ्ट वाले जो थे, उनके ऊपर भी हुआ है। इन लोगों के लिए आपका क्या राय है? देखिए, सबसे ज्यादा शर्म की तो बात ये है, जो लॉबी है वो तो खामोशी है, और वो तो ऐसे लोग हैं जो बहुत अपने आप को हिंदुस्तान का हिस्सा होने के बावजूद डरे हुए महसूस करते हैं। तो वैसे लोग बहुत सारी चीजों पे साइलेंट है। अभी जो तालिबान ने किया उस पर भी वो साइलेंट थे, एक शब्द नहीं कहा। क्योंकि वो जब यहाँ हिंदुस्तान में इतना डरा हुआ महसूस करते हैं तो उनको कहना चाहिए था ना तालिबान में क्या हुआ नहीं हुआ। और वो पहुंच जाते हैं दिल्ली मुख्यमंत्री को मुबारकबाद देने के लिए, मगर उनसे ये नहीं पूछते कि भाई आपके पश्चिम बंगाल में इतनी हिंसा कैसे हुई, लोग कैसे मरे। क्योंकि पुलिस तो यहाँ जो मरे हैं उनको सुसाइड बताती है, तो कम से कम यही पूछ लेते कि आपके यहाँ ऐसा कौन सा डिप्रेशन है कि सब सुसाइड कर ले रहे हैं। लेकिन वे लोग चुप है, खामोश है। और हमें आश्चर्य होता है कि एक मीडिया का तो एक वर्ग है जो बोलता है कि हमें रसगुल्ला नहीं मिलेगा तो हम कैसे पूछेंगे बंगाल के वायलेंस के ऊपर सवाल। तो जाहिर है ऐसा भी मीडिया के वर्ग है। तो मेरा अगला सवाल यह है आपसे कि लेफ्ट साफ हो गया है, कांग्रेस साफ हो गया है, लेकिन वही कांग्रेस, वही लेफ्ट अब एकजुट हो रहे हैं 2024 में मोदी को हटाने के लिए। तो जो लेफ्ट के खिलाफ ममता बनर्जी लड़ाई किए हैं, जो कांग्रेस के साथ उन्होंने नई कांग्रेस के साथ भी लड़ाई की है, और 2021 में, 2021 में भी वो विपक्ष रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ लड़े हैं, वो अभी एक साथ आ रहे हैं। तो आप क्या बोलेंगे इसके ऊपर?
देखिए, जनता की जो राय है वो तो आपको इस इलेक्शन में पता चल गई होगी कि सीपीएम का क्या हुआ। तो मेरा कहना यही है कि जो लोग अपनी विचारधारा पर नहीं रहते हैं या जिनकी कोई विचारधारा ही नहीं है, तो वैसे लोगों का साथ जनता कभी नहीं देती। जो कांग्रेस और सीपीएम एक दूसरे की जान के दुश्मन थे, कितने ही सैनबाड़ी हत्याकांड देख लीजिए, कितनी ही ऐसी हत्याएं हुई यहाँ पर, लोग मर गए, तो जिनके घरों के बच्चे गए हैं, जिनके रिश्तेदार मरे हैं, वो कभी ये सब भूल थोड़ी ना पाएंगे, वो इनको माफ नहीं कर पाएंगे। आज राजनीतिक स्वार्थ में अपना अस्तित्व बचाने के लिए आप एक दूसरे के साथ जुड़ जा रहे हैं, तो ये सब चीज जनता कभी भूलेगी नहीं, चाहे वो तृणमूल हो, सीपीएम हो या कांग्रेस हो। सिर्फ बीजेपी को हराना इनका मकसद है। इनका मकसद ये नहीं है कि जनता के लिए क्या किया जाए, इनका मकसद ये है कि कुर्सी पे कैसे बैठा रहा जाए। ये तृणमूल जो शहीद दिवस मनाती थी, भाई वो शहीद कैसे हुए थे लोग? तब तो आपने सीपीएम पे इतने आरोप लगाए थे। तो जिस सीपीएम ने इतने लोगों को शहीद किया, आप उन्हीं के साथ गले लग गए, क्योंकि आपको कुर्सी पे बैठे रहना है। तो जनता मुंह तोड़ जवाब जनता ने दिया ही है इस बार सीपीएम को, और आगे बाकी लोगों को भी मिलेगा जवाब। त्रिपुरा में भी आगे बढ़ रहे हैं टीएमसी, वहां पर भी बोल रहे हैं खेला होबे, तो त्रिपुरा में भी क्या खेला होगा? देखिए, मैं तो त्रिपुरा की जनता से हाथ जोड़ करके ये निवेदन करूंगी कि आपने यहाँ पे ये जो खूनी खेला, मैं सिर्फ खेला नहीं कहूंगी, जो खूनी खेला यहाँ की मुख्यमंत्री ने और टीएमसी ने यहाँ जो खेला है, वो आप सभी ने देखा है और अभी भी हो रहा है। औरतों को नंगा करके बीच सड़क पर इस गाने पर नचाया गया। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? तो इसीलिए मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि जिन लोगों ने ऐसा गंदा नाच यहाँ नाचा है, उन लोगों को त्रिपुरा की बॉर्डर पर घुसने तक मत दीजिए। और यही तो हो रहा है। देखिए, आम जनता उनको भगा रही है, जब वो जा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। ये डेमोक्रेसी में भाई जनता, पब्लिक आपको स्वीकार नहीं करेगी, इसीलिए आपको भगाया जा रहा है वहां से, इसीलिए पब्लिक निकाल रही है। और आगे बढ़िए और देखिए क्या होता है। बीजेपी का जो ग्राउंड लेवल का जो वर्कर्स है, जो कार्यकर्ता ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, उनके ऊपर बहुत बहुत अटैक्स हुए हैं। वो लोग घर से बेघर हुए हैं। इतने अत्याचारित होने के बाद भी क्या बीजेपी आगे आने वाले दिनों में वैसी ताकत से, वैसी दम से लड़ पाएगा? देखिए, एक तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूंगी कि जिन लोगों ने डर के मारे या तो एफआईआर नहीं करी है या किसी भी कारण से उनकी एफआईआर नहीं पहुंच सकी है, वो अभी भी कर सकते हैं। अभी भी मेरे ख्याल से सीबीआई इस पे अब क्या कहेगी नहीं कहेगी मुझे पता नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो वो डायरेक्टली एसआईटी के पास रिपोर्ट भी कर सकते हैं, और अगर कोई रेप या खून हुआ है तो वो सीबीआई के पास उसकी जानकारी दे सकते हैं। तो एक दो दिन में हम देखते हैं। मैंने एक लेटर भी लिखा है सीबीआई को, उसका क्या जवाब आता है। उसके बाद अगर नहीं होगा तो मैं यही कोशिश करूंगी कि मेरे ऑफिस के थ्रू वो कांटेक्ट करें और मैं उनके वो सारे केसेस जो वो आगे पहुंचा सकूं। एकदम। और आने वाले दिनों में 2024 में ममता बनर्जी को प्रोजेक्ट करना तृणमूल कांग्रेस की और तौर से कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे, एक बार दीदी के चाय केंद्र। तृणमूल कांग्रेस की ये जो ख्वाहिश है कि बीजेपी को हटा के ममता बनर्जी को अब प्रधानमंत्री की कुर्सी दिलाया जाए, तो कितने और तक वो सफल होंगे? कि ये पूरा भारत देख रहे हैं, भारत की जनता के लिए का क्या राय? देखिए, 3 महीने में 58 से ज्यादा मर्डर, 25 से ज्यादा, ये मैं रजिस्टर्ड केसेस बता रही हूँ, अनरजिस्टर्ड तो हमें पता ही नहीं है और भी कितने हुए हैं। 25 से ज्यादा गैंगरेप्स। तो 3 महीने में जो सरकार की ये कैपेबिलिटी है कि एक सरकार बनने के बाद में ये काम किया है डेवलपमेंट छोड़ करके, वो किस मुंह से प्रधानमंत्री होने का ख्वाहिश भी रखती हैं। सपना तो छोड़ दीजिए, ख्वाहिश भी किस तरह से रख सकती हैं। और बाकी जो है जनता जवाब देगी, जनता तो सब देख रही है। क्या आपको ये लगता है कि जो विपक्ष जो आगे बढ़ रहे हैं गैस के दाम लेकर, पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर और प्राइवेटाइजेशन को लेकर जो आगे बढ़ रहे हैं विपक्ष, और वो मोदी जी को टारगेट कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रहे हैं, उनका मानना है कि किसी भी तरीके से मोदी जी को हटाना पड़ेगा। और ये थर्ड फ्रंट का जो उन लोगों का जो कैलकुलेशन है, वो 2019 में भी बना था, 2014 में भी एक बनने की कोशिश की गई थी, लेकिन सफल नहीं हुआ। कि इस बार भी वैसे अंदर के घमासान में वो टूट जाएगा पूरा? आपको ये, आप क्या मानती है, क्या ये हो सकता है? देखिए, जो लोग स्वार्थ के लिए राजनीति करते हैं वो कभी भी एक दूसरे के साथ जुड़ करके सक्सेसफुली काम नहीं कर सकते। तो ये जितनी भी पार्टियां हैं, इन्होंने खाली करप्शन किया है, चोरी की है। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है उन्होंने एक बात कही थी, ना खाता हूं, ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा। तो यही इनका दर्द है, यही इनकी बीमारी है कि 10 सालों में ये कुछ भी ऐसा स्कैम नहीं कर पा रहे हैं, पैसे नहीं कमा पा रहे हैं। इसीलिए अभी एकजुट हो रहे हैं कि हम एक होकर के काम करेंगे। आप एक होइए, अलग लड़िए, जो करना है करिए, वोट तो जनता देगी। एकदम। और आखिरी आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आने वाले दिनों में, अभी पंचायत का चुनाव है बंगाल में,
2024 में इलेक्शन है, तो आने वाले दिनों में और खास करके त्रिपुरा में भी इलेक्शन है, आप क्या संदेश देना चाहेंगी हमारे माध्यम से? देखिए, मैं यही कहूंगी कि सच्चाई से और सच्चाई को देखते हुए जनता ने जो है भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है और आगे भी देगी। और 2024 को लेकर के किसी भी तरह की कोई सेकंड थॉट ही नहीं है, क्योंकि कोई और चेहरा ऐसा है ही नहीं जो देश के लिए निस्वार्थ काम करे। इन बाकी की पार्टियों की सबकी चोरीबाजी हमने हर राज्य में देखी, हर स्टेट में देखी है। और जहां तक पश्चिम बंगाल की बात है, हम यहाँ पर कहीं भी नहीं थे। 3 एमएलए से आज हम यहाँ पर जहाँ खड़े हैं 77 पर, वो सफर हमने तय किया है और आगे भी हम और मेहनत करेंगे, काम करेंगे और सरकार तो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। आखिरी सवाल आपसे कि प्रियंका जी, बंगाल में वोट के बाद इतना पोस्टपोल वायलेंस हुआ, उसके बाद अगले चुनाव में क्या बंगाल के जो आम आदमी हैं, जो आम नागरिक हैं, वो भरोसा से वोट देने जाएंगे? क्योंकि ऐसे भी हुआ है जो जिनको पार्टी से कोई नाता भी नहीं है, उनके ऊपर भी थोड़ा टॉर्चर हुआ, ऐसे भी हालत आए हैं, ऐसे भी रिपोर्ट्स आए हैं। तो क्या वो वोट देने जाएंगे? क्या इलेक्शन कमीशन ये स्थापित कर पाएंगे कि अगले आने वाले दिनों में ऐसा कोई वायलेंस नहीं होगा? किसके भरोसे पे, किसके आधार पे वो वोट करने जाएंगे? एक चीज मैं आपको बताती हूँ कि किसी चीज को जबरदस्ती अगर आप बंद करने की कोशिश करें तो उतना डब्बे से बाहर निकलती है। तो जनता के ऊपर ये जो अत्याचार हुआ है, उससे और ज्यादा जनता जागरूक हो गई है। और उससे क्या है, उनको टीएमसी से डर और प्यार नहीं हुआ, उससे और ज्यादा नफरत हो गई है। तो मैं कहती हूँ कि इस बार जो जनता ने वोट दे करके जिस तरह बीजेपी को जहां लाया है, आने वाले समय में और 2024 में आप देख लीजिएगा, हमारे जितने एमपी हैं उससे ज्यादा सीटें हम लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी, हमको वक्त देने के लिए, हमारे पास आने के लिए, जुड़ने के लिए। देखते रहिए कैलकॉलिंग नेशनल। नमस्कार।